सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जो कि पाकिस्तान ने हासिल की। और फिर जाहिर है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मद में हम देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैप था जिसे फिल करना ज़रूरी था। और SAFC के क़याम के बाद जो मुआहदे पाकिस्तानी हुकूमत ने निगरान सेटअप ने अरब ममालिक के साथ किए और दीगर ममालिक के साथ किए, यकीनन मुकाबले सताइश हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी कि 5 माह में गुज़िश्ता बैरूनी जो सरमायाकारी है उसमें 21% इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहना है स्टेट बैंक की तरफ से। और जाहिर सी बात है जो स्टेटमेंट आती है उसमें ये भी कहा गया कि जुलाई का नवंबर मुल्क में 64.48 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी की गई है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ साथ नवंबर में अगर बात करें तो मुल्की करंट अकाउंट 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा, ऐसा कहना है स्टेट बैंक की तरफ से। जरूर क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मैशियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह इज बैक ऑन द ट्रैक। और जो खतरात थे, जो चैलेंजेस थे, खासतौर पर निगरान हुकूमत की तरफ बहुत सारी जो जिम्मेदारियां थी, जो वादे थे, वो यकीनन अब पूरे होते जा रहे हैं। जो वादे उन्होंने किए थे अवाम के साथ जब वो आए थे, चंद माह का अर्सा था, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। और खासतौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की मद में रिलीफ अवाम तक को दिया गया है, अवाम तक पहुंचाया गया है, यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ है ऐसी पूरी सूरत हाल में। हम इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ कराता चलूँ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। मोहम्मद अयूब महर साहब, माहिर मईशत है। अयूब साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? साथ साथ तशरीफ फरमा है इंजीनियर MA जब्बार साहब, सीनियर तज्जियाकार है। वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज है आपके? और हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे फारूक आदिल, सीनियर तज्जियाकार है, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ अगर आऊँ तो चूंकि जाहिर है जिस तरह के इंडिकेटर्स हमें अब बताते हैं कि जो सिचुएशन है मुल्क में एक अजीब सी कैफियत का रुझान रहा, यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट भी बढ़ता रहा, फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि दिवालिया की खबरें थी, इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही थी, वो तासुर अफजाइल होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैं सब पहले आपने इंट्रोडक्शन में 2-3 चीजें की, मैं उनको बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहूंगा जी। पहली बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को बैंकरप्सी का खतरा तो कभी ना था, ना पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। बेशक उसकी वजह ये कि लोग जो बैंकरप्सी का लफ्ज मिसयूज करते हैं जी, बैंकरप्सी और डिफॉल्ट में फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है। बैंकरप्सी डिफॉल्ट को नहीं होता जी। बैंकरप्सी का मतलब है कि आपके जो एसेट्स हैं ना जी, वो कोलैप्स कर गए हैं। सही। आपकी लैंड, आपके मिनरल रिसोर्सेज, आपके लोग, अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स तो हमारे कहीं नहीं, एसेट्स कोई भी नहीं था। बिल्कुल। वो प्रॉब्लम जो इसको डिफॉल्ट की बात की जाती है, वो डिफॉल्ट होता है बेसिकली लिक्विडिटी का इशू। राइट। कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, कम है, आपके जो अपनी ऑब्लिगेशन है, जो लायबिलिटीज है, वो पे नहीं कर पाएंगे, जिनको पे करने हैं वो पे नहीं कर पाएंगे जी। वो एक डिफॉल्ट की सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, IMF भी जानता है, दूसरे तमाम जो हम बॉन्ड और स्कूक लॉन्च करते रहे हैं वो इन्वेस्टर भी जानते हैं कि 75 ईयर्स की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट भी नहीं किया। राइट। वो मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा कि इसका कोई चांस है ही नहीं। सही। हुआ ये था, अगर आप देखें जिस वक्त ये स्लोगन में इसको कहूँगा शुरू हुआ कि डिफॉल्ट हो जाएगा, बैंकरप्सी का लफ्ज़ तो पता नहीं कहाँ से यूज़ करना शुरू कर दिया गया। डिफॉल्ट कर गया था श्रीलंका, जो हमारी नेबर कंट्री है जी। उसकी मीडिया में तस्वीरें आई, सोशल मीडिया में उसको हाईलाइट किया गया। बिल्कुल। लोग बाहर सो रहे हैं, लाइट नहीं है, ब्लैक आउट हुआ है, गाड़ियां नहीं चला सकते, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के जहाज आए थे वापस चले गए जी। उसको बेस बनाते हुए पाकिस्तान में ये बहुत शोर मचाया गया कि हमारी ये सूरत हाल होने वाली है। अगर वो श्रीलंका डिफॉल्ट ना करता, यहाँ डिफॉल्ट का लफ्ज भी नहीं लोगों को जी। वो एक बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, उसके चांस भी नहीं थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने देख लिया कि वो सारी जो रूमर्स और डिसइंफॉर्मेशन थी जी, वो नहीं हो पाई। बैंकरप्सी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, डिफॉल्ट का भी मैं कह रहा था कि डिफॉल्ट में भी नहीं जाएंगे, अरेंजमेंट हो जाएंगे। राइट। दूसरी चीज ये कि आपकी तरफ आपने जो जिस बात की तरफ SIFC की तरफ का बेसिकली जो डिफॉल्ट की बात की जा रही थी ना, लिक्विडिटी का इशू, कि फॉरेन एक्सचेंज का इशू था ना। बिल्कुल ऐसे। देखिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की हमें प्रॉब्लम है, ये अब से नहीं 2 डिकेड से प्रॉब्लम चली आ रही है। डेफिसिट में हम जा रहे हैं। उसके लिए जो सोर्स होता है एक्सपोर्ट्स का, या तो आपकी हो कम्पिटेटिव एक्सपोर्ट अर्निंग हो, सस्टेनेबल सोर्स है, या FDI आ रही हो। तीसरा एक जो सस्टेनेबल नहीं है लेकिन सोर्स होता है वो रेमिटेंसेस का होता है। राइट। रेमिटेंसेस ने उसको कवर अप किया, हम कुछ उसकी पेमेंट करते रहे। इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो है ना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आता है, इनफ्लो होता है, आप प्रीपे कर सकते हैं जी। दूसरा उसमें उसके साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी आती है ना जी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ ये पोर्टफोलियो तो नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज में FDI की बात कर रहे हैं। FDI का मतलब है जो इन्वेस्टर आ रहा है वो
20 साल 30 साल का प्लान बना के आ रहा जी, है, जी। फिजिबिलिटी की बेस पे आ रहा है, वो यहाँ आएगा, वो टेक्नोलॉजी पे लाएगा, नई इंडस्ट्री इंस्टॉल करेगा, वो इसका होता है। फिर जब वो प्रोडक्शन शुरू करेगा तो आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी, आपके लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। जी जी। लेकिन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो था वो तो यही था कि किसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज आ जाए। तो उसके लिए मैं समझता हूँ ये एक रैशनल डिसीजन था कि SIFC का इंस्टीट्यूशन सामने आया। जी। उसके मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी ये अचीवमेंट है, अचीवमेंट तो उसकी आएगी ना जी बिल्कुल, ये अचीवमेंट ही है। SIFC वाली जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो अभी नहीं आई है। आपने जो स्टेट बैंक के फिगर दिए जी, वो जो नॉर्मल बेस से FDI आ रही है उसके फिगर एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी SIFC के जो अचीवमेंट है वो तो बात की बात है। SIFC में तो अभी एग्रीमेंट हुआ है और इसमें ये ध्यान में रखना होगा कि स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक कंट्रीज है। राइट, जहां से इन्वेस्टमेंट आनी है। सही, वो $60 बिलियन का एस्टिमेट है इस पूरे प्रोग्राम का। यकीनन उसके बाद हमें मेरा ख्याल है कि IMF की शायद फिर जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके बिल्ड हो जाएंगे। जो केयर टेकर सेटल SIFC के जो लोग हैं उसको जो शेल्टर जाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शेल्टर कर रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट भी है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी एतमाद में लिया गया है। जी, जी। वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें सबकी कोऑपरेशन है। लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट की स्पेशली जो बात है वो मैं आज एक और प्रोग्राम में मैं ये डिस्कस कर रहा था जी, कि देखिए जब केयर टेकर सेटअप आता है, अब से नहीं 93 से अगर आप देखें मोइन कुरैशी साहब आए, ओला मुर्तजा जतोई आए, उसके अलावा आपके एक दो और पॉलिटिकल सेटअप आते रहे, मिराज खालिद साहब आए। मलिक मिराज खालिद, जी, जी, बिल्कुल। पॉलिटिकल जब सेटअप आता है तो क्योंकि पॉलिटिकल केयर टेकर सेटअप जब आता है, केयर टेकर सेटअप ने लोगों के पास वोट के लिए नहीं जाना होता, तो एक फेयर होता है, एक अप्रीहेंशन होता है कि ये हार्ड स्टेप लेंगे, हमेशा होता है। बिल्कुल ऐसी है, सरप्राइजिंगली जो इस दफा हुआ है वो हार्ड स्टेप सामने नहीं आए हैं। सही बात है। बल्कि आप देखें कि जो ऑयल प्राइसेस का ग्लोबल मार्केट में रिडक्शन आया था जी, वो एज ए ट्रांसफर कर वो दिया, ट्रांसफर कर दिया गया, हालांकि बहुत मुश्किल था इस पूरी सिचुएशन। केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं करती। जी, जी। केयर टेकर गवर्नमेंट का यूजुअली आवाम को रिलीफ देना नहीं होता, सही। वो इकोनॉमी के लिए करते हैं, काम करते हैं। पाकिस्तान में मौके बताना ठीक है, वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते जी, हैं, जी, जी, लेकिन वो रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रहे। राइट, लेकिन इस दफा पहली दफा देखने में है कि बहरहाल पब्लिकली जो बेनिफिट था वो ट्रांसफर किया गया। सही, ये बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगा। मैं हमारे साथ MA जब्बार साहब भी मौजूद हैं। जब्बार साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ये भी जिक्र कर रहे थे, जो मुंतकिल करने की हुकूमती इस दफा देखा है कि जो आवाम को रिलीफ देने की काविश है, खासतौर पर फिर SIFC का कयाम है, ये सारी वो चीजें थी। जब केयर टेकर सेटअप आया था तो बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था उस टाइम भी कि ये किन डायरेक्शंस में हुकूमत जारी है, फिर उसके बाद इनका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। लेकिन जो उसके सम्राट हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी, पाकिस्तान इस वक्त एक नहज पर पहुंच चुका है कि जहां हम कहते हैं कि हम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना किरदार समझते हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट का भी रहा, और फिर ये जो ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए, इनको किस तरह देखते हैं आप आने वाले चंद माह में? देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कहूँगा एक एक्सपेक्ट समझें कि उसके $350 मिलियन के अप्रूवल में, जिसको हम कहते हैं कि एक फिस्कल मैनेजमेंट की एक इम्प्रूवमेंट और उसकी कंसोलिडेशन के हवाले से, उसमें वर्ल्ड बैंक ये कहती है कि पाकिस्तान के लिए चॉइसेस दो ही हैं। या तो पाकिस्तान अपने ओल्ड पैटर्न और ओल्ड सिस्टम को जारी रखे जी, और रिस्क करे इकोनॉमी को मजीद खराब होते देखने का, या तो पाकिस्तान जो है वो एक मेजर स्टेप्स आउट ऑफ द बॉक्स और एक इनोवेटिव और एक नए वो स्टेप्स ले जो जिसको कहना चाहिए कि उसको हम रेवोल्यूशनरी को इस्तेमाल नहीं करें, मगर हम ये कहें कि एक बेटर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, और उस स्टेप्स को लेने के लिए जो है वो उन लोगों की जरूरत होती है जिनको वापस जो है किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना है। यानी उनको न किसी के पास जाना है, न किसी के हाथों में यरमाल होना है, न किसी से ब्लैकमेल होना है, न किसी ग्रुप्स की चौधराहट, और जो पाकिस्तान में सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम, वेस्टेड इंटरेस्ट, एलिट्स, उनके पास उन लोगों को जिनको जरूरत नहीं है जाने की, शायद हम ये कहेंगे कि वो एक होप बनती है कि आप इस सिस्टम को इजरा करें, ओल्ड पैटर्न को भूल जाएं। अब हम आगे बढ़ें कि थोड़े से अरसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आप देखें कि दो फिगर, एक एब्सोल्यूट फिगर टर्म्स में कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, मगर फिर भी
8% आपकी जो है वो FDI बढ़ी है ड्यूरिंग 5 months एज कम्पेयर टू दी लास्ट ईयर। ठीक है, अब अगर हम एक्सपोर्ट्स की तरफ भी आ जाएं तो एक्सपोर्ट्स भी 5% जो है एज कंपेयरिंग टू द सेम पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर में बढ़े हैं। आज 2.8 पे अगर FDI अक्टूबर नवंबर में तकरीबन आ गई है तो ये भी एक हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, अब उसके अलावा जो है वो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है जो कि हम सेकेंडरी मार्केट में देख रहे हैं, ऑक्शन मार्केट में देख रहे हैं कि जो एक यील्ड्स आ रही हैं वो डिस्काउंट रेट से भी कम पे आ रही हैं। तो उससे क्या होता है कि एक इंडिकेशन मिलती है कि कुछ एक ओवरऑल इन्फ्लेशनरी नंबर्स में रिडक्शन हो रही है। अब भी दिसंबर में जो इन्फ्लेशनरी नंबर आया हुआ है वो पहले 29 प्लस था, वो 29 माइनस पे आ गया है। तो ये चीजें थोड़ा सा ग्रेजुअली जो है वो टेपर ऑफ होती हैं, मगर एक उम्मीद की जाती है कि इस सारे स्ट्रिंजेंट मेजर्स के साथ जो है IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ये सब लोग इस वक्त तकरीबन आमादगी का इजहार कर रहे हैं प्रैक्टिकली कि हम पैसे देंगे मगर उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए देंगे जो सिस्टम खुद को डिसिप्लिन करने के लिए आमादगी का इजहार प्रैक्टिकली करेगा। तो मेरे अपने ख्याल में कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें आमादगी है, हालांकि काम बहुत करने की अभी भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर जब प्रेशर आता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस आप बढ़ाते हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ाते हैं, हर किस्म की वो चीज जो एक इन्फ्लेशनरी इफेक्ट पैदा करती है उसको ऑफसेट करने के लिए हमारे पास सामने क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक तो ये चीजें हैं कि इस वक्त चूंकि इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट तकरीबन स्टेगनेंट हुआ कि इनफ्लो आउटफ्लो को सेंट्रल बैंक ने कहा कि नहीं मैनेज करें, तकरीबन जीरो ग्रोथ पे हम आकर और कैड को भी हमने जीरो कर दिया। एक लिहाज से थोड़ी देर के लिए कि ये हिंसे या आदात कोई अच्छे नहीं लगते हैं, मगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर उस इम्पोर्टेड, चूंकि ये इकोनॉमी एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंजम्पशन इकोनॉमी बन चुकी थी, तो इसके ऊपर जो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है अगर बड़ा केयरफुली इसको खोला जाए। ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। अब उस इम्पोर्ट्स के बढ़ने के आगे मेरा ख्याल है कि शायद उम्मीद की जा रही है कि हमें कुछ इन्फ्लोज भी आएंगे, हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल मार्केट के हवाले से कुछ हमें अपॉर्चुनिटी हो सकेंगी। तो ओवरऑल ये कुछ जायजा जो है ना ये इकोनॉमी का थोड़ा सा यानी ऑन सरफेस सब लोगों के समझ में नहीं आता है। ठीक है, ऑन सरफेस कुछ नंबर्स जो है कभी कभी लोगों को ज्यादा मजेदार नहीं लगते हैं कि भाई 29.2 से क्या हो गया 28.8। लेकिन अहमियत की बात ये कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से हमने दोबारा कोशिश की है कि इसको बेहतर बनाया जा सके। मैं जब्बार साहब आपकी तरफ आऊँगा, डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी जब्बार साहब ने भी जिक्र किया कि फिगर्स की अगर बात की जाए, यकीनन खातिर खा जिस तरह का इजाफा हम देखना चाहते थे कि प्रोसेस को डीरेल ना किया जाता, अगर 2018 के बाद एक सिचुएशन ऐसी पैदा होगी कि जिसमें कुछ अजीब सी पॉलिसीज का सहारा लिया गया, पाकिस्तान को बहुत पीछे ले जाया गया। माजी में अगर ये वक्त निकाल भी देते हैं हम, तो आपको क्या लगता था कि पाकिस्तान वॉज अ बूमिंग इकोनॉमी? उस तक पहुंचते हुए डेफिनेटली अब बहुत सारी अहम जो काविशें हैं वो मजीद हमें देखना पड़ेगा कि हुकूमत वक्त, लेकिन जिस टाइम में और जिस एरा में हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस, मौजूदा जो सूरत हाल है इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल ये तो बात सही है, आपने खुद भी इंडिकेशन दे दी कि जो रिक्वायर्ड हमारी ग्रोथ है ना FDI में या एक्सपोर्ट्स में या GDP की ग्रोथ में, उसके भी जो क्वार्टरली फिगर है स्टेट बैंक ने रिलीज किए हैं, वो रिक्वायर्ड टारगेट तो हम अचीव नहीं कर सके। लेकिन वो जो नेगेटिव ग्रोथ वो हमने खत्म कर दिया, वो एक यू टर्न आप कहते हैं कि वो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन में गया। परसेंटेज टर्म में ठीक है 8%, 21%, वो ठीक है। क्वांटम कोई बहुत बड़ा आपको नजर नहीं आएगा। FDI 2 के अगर अराउंड हो जाती है, कोई खास नहीं। माजी में हमने 7 बिलियन भी इनफ्लो हो रहा है FDI का, अब वहां तक हम नहीं पहुंचे। लेकिन ये था कि जो नेगेटिव वाला ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड चेंज हुआ है। दूसरी चीज ये कि अभी 2 चीजें बताई हैं जब्बार साहब ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। उसमें दूसरा जो ऑप्शन है, जो हमें यकीनी तौर पर दूसरा ही ऑप्शन अडॉप्ट करना होगा, वो रिस्ट्रक्चरिंग है इकोनॉमी। और रिस्ट्रक्चरिंग में
सबसे पहले हमें आइसोलेट करना होगा उन लोगों को पॉलिसी मेकिंग से जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अच्छा, केयर टेकर सेटअप में एक अच्छी चीज ये होती है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते। बिल्कुल ऐसे तो उसमें मतलब है, उसमें आप टैक्सेशन की पॉलिसी बना रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी बना रहे हैं जी, तो उसमें अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्हीं लोगों के लिए कि जो अपने जिनके इंटरेस्ट हैं वो अपनी इंडस्ट्री पे ही टैक्स एग्जेम्प्ट कर दें, अपनी ही प्रोडक्ट पे एग्जेम्प्ट कर दें। बैंक लोन का इस तरह से वो बनाए मॉनेटरी पॉलिसी कि उनकी तरफ रिसोर्सेज चले जाएं जी। तो इसको इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहरहाल पॉलिटिकल आप की जो बेनिफिट है उससे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ठीक है। वरना प्रॉब्लम रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है और माजी में जो डिक्लाइन आया उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी तमाम इंटरनेशनल फोर्सेज राइट, बिल्कुल जानते हैं कि हमें उससे निजात हासिल करनी होगी। डॉक्टर साहब फारूक आदिल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। फारूक साहब, जिस तरह की अब ज़ाहिर गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं तो यकीनन जो हुकूमती काविशें हैं जिसमें SIFC का क़याम, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब बात की जा रही है कि जब 5 माह में जो गुज़िश्ता 5 माह गुजरे उसमें बैरूनी सरमायाकारी में एक वाज़ेह इजाफा दिखाई देने लगा है। जो हुकूमत वक्त है अगर उसके नैरेटिव की बात की जाए तो उनका पहला तो नैरेटिव ये हमें दिखाई देता था कि ये जो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान खड़ा हुआ है इससे फौरन बाहर निकला जाए ताकि आम इंतखाबात की बात फिर करते हुए हम अच्छे भी लगेंगे और उसके बाद डेफिनेटली एक फिजा कायम कर दी जाएगी और यकीनन अब उस तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता था। आपको नहीं लगता कि आने वाले जो चंद माह है या आने वाला जो अब इलेक्टेड गवर्नमेंट का सेटअप होगा वो कदरे बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर पाएगा? जी, आपने मुझसे सवाल किया? जी जी, मैंने आपसे, फारूक आदिल साहब, मैंने आपसे सवाल किया। जी शुक्रिया। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक बहुत ही खौफनाक दौर के बाद जिसका हम सब जिक्र करते हैं 4 साल का या पौने 4 साल का दौर हुकूमत, जिसमें यानी इस कदर मिसमैनेज हुआ मईशत के साथ, सियासत के साथ, फॉरेन अफेयर्स के साथ, तो उसके नतीजे हमारे सामने आ गए मईशत की सूरत में और हम पूरी कौम के साथ कसमपोशी का शिकार हो गए। आम आदमी के पास जरूरियात जिंदगी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ऑयल नहीं है। इसी तरह से रियासत अपने अखराजात पूरे करने पे मुश्किलात के शिकार दिखाई दी। इस सारी सूरत हाल को जो मैनेज किया गया, कैसे मैनेज किया गया? देखिए, मईशत हिसाब किताब का खेल और ऐसा हिसाब किताब जिसे आप अपने हक में कर सकें। तो अब आपने जो जमा तफरीक की है इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, उससे कुछ आपने सेक्रीफाइस किया, कुछ आपने गेन किया, नतीजा ये निकला कि आपकी मईशत आज बेहतर है, आपका रुपया मुस्तहकम है, आपकी जो है फॉरेन रेमिटेंस जो है उसमें भी कोई आपके यहाँ को मामला एक तवाज़ुन की सूरत हाल पैदा हो गई। गुड गवर्नेंस से हुई, स्मगलिंग आपने बेहतर की, करेंसी में से काम आ गया, महंगाई आपकी तकरीबन 40% पर पहुंच गई थी जो अब फ्लक्चुएट कर रही है 22 और 32% पर। तो ये सारी चीजें ठीक हैं। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा ये हुआ है, मैं आपकी ना सवाल के जवाब नहीं, इसके अलावा ये हुआ है कि आप SIFC और ये जो आपके इदारे कायम हुए हैं उनके नतीजे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक एतमाद मिला है। अब उनको ये भी समझ में आ गई है कि हम यहाँ जो कारोबार करेंगे और हम अपनी जो चीज बनी है उसको वापस कैसे ट्रांसफर कर देंगे, उसका भी एक सिस्टम बन रहा है। तो ये एक एतमाद की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस एतमाद की सूरत हाल पैदा करने में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रियासत के सारे स्टेक होल्डर, इसमें आपकी हुकूमत वक्त भी शामिल है, इसमें आपकी जो उससे पहले आपकी 16-18 महीने की हुकूमत थी वो भी शामिल है, इसमें आपके बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं रियासत के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी शामिल है। तो इन सब ने, और अदलिया भी शामिल है, इन सब ने मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए यकजान होकर काम किया है। ये तजर्बा पाकिस्तान में पहली बार हुआ है तारीखी कर। इसके नतीजे में हुआ क्या है? इसके नतीजे में हुआ यह है कि मईशत ने एक बड़ी और कामयाब जश्न बन ली है और इस कामयाब जश्न के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को एक इस्तेहकाम मिल गया है आने वाले दौर के लिए। जी, ये वो सारा पिछला दौर, मौजूदा दौर और आने वाला दौर एक तसलसल के साथ देखा जाएगा और आइंदा एक पैटर्न सेट हो जाएगा
जिसके नतीजे में आप अपनी मईशत को सही खतूत पे चला सकेंगे और सही नतीजा आ सकेंगे। सर आपने मेंशन किया कि जो एक माजी में हुकूमत गुजरी 2018 के बाद जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए, हर डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए या हर वॉक ऑफ लाइफ की बात की जाए, तो वहाँ हमें मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दी। और उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये चंद सख्त फैसले हम कर रहे हैं ताकि अवाम बेहतरी की तरफ, आने वाले जो साल हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। और ये इतना बड़ा जो झूठा नैरेटिव था, आपको नहीं लगता कि ये बबल था एक झूठ पे जो बेस करता हुआ है, वो अब हमें कदरे साफ और शफाफियत दिखाई देती है उसमें, और वो जो एक थिन फाइन लाइन थी जिसको हम जी जिसको आप बबल कह रहे हैं, उस बबल के नतीजे में जो एक झूठा आप लोगों को एक आसरा दिया गया और एक झूठी तस्वीर दिखाई गई, उसके असरात बिल्कुल हम भुगत रहे हैं। लेकिन आपको हमें ये समझने की जरूरत ये है कि ये था क्यों। ये था इसलिए कि पाकिस्तान के दो मामलात को स्टेक पे डालना था, दो मामलात को खतरे में डालना था। नंबर एक, पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम। पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम बहुत सारे लोगों की आंख में खटकता है, इस रीजन में भी, इस रीजन से बाहर भी। और आज का जो नजरियाती बैकग्राउंड है, और खास तौर पर जो नजरियाती बैकग्राउंड जिसका तहफ़्फ़ुज़ आइन करता है, इन दो चीजों पर कंप्रोमाइज करने का इरादा था। और ये कंप्रोमाइज उस वक्त तक नहीं हो सकता था जब तक आप डिफॉल्ट ना हो जाए, जब तक आप थोड़ी थोड़ी के मोहताज ना हो जाएं। तो उस जमाने की हुकूमत एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को इक्तिसादी एतबार से भी डिफॉल्ट करना चाहती थी और पाकिस्तान की नजरियाती असास पर भी हमला करना चाहती थी। नतीजा क्या? मिसाल के तौर पर 2-3 ऐसे मामलात हैं हमारे आइन में जिनको आप छेड़ दिए जाए तो पाकिस्तान का हर आदमी एक दूसरे से दस्त गिरेबां हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जिनको हमारे बुजुर्गों ने बड़ी दानिशमंदी के साथ तय कर दिया था, उनको छेड़ने का प्रोग्राम था। जब ये उनको छेड़ते, उसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम पैदा होता, मईशत इन्होंने पहले तबाह कर दी होती। इसके नतीजे में आपके यहाँ फॉरेन फोर्सेज आती हैं और कहती है कि ये मुल्क अपने एटमी असासे रखने के काबिल नहीं है, इन्हें आप इंटरनेशनल। अच्छा फारूक आदिल साहब, मैं चूंकि आर्मी चीफ साहब अमेरिका के दौरे पर भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की सिचुएशन हमने देखी कि अस्करी इदारे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुकूमत वक्त को रहा है और फुल सपोर्ट दी गई, और ये भी कहा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाई जाएगी पाकिस्तान में, उसमें भी सपोर्ट की जाएगी। फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी की। यहाँ पर हमने देखा कि जो मशाइख थे, उलमा इकराम थे, उनसे भी मुलाकातें हुई ताकि जो पीस है उसे बेहतर बनाया जा सके। और ये पूरी सिचुएशन में जो कड़ियाँ अब जुड़ती दिखाई देती हैं, खासतौर पर आर्मी चीफ साहब के बैरूनी दौरे, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के इंटरनल अगर देखें तो वो भी उनकी जो मूवमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने की कोशिशें, बलूचिस्तान तशरीफ ले गए। तो ये जो दो मनसब जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत अहम किरदार रहा है इस पूरी सिचुएशन में? टाइम कम था और जो काम थे वो बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, जो एक हमारा एक खास जुमला है हमारी सोसाइटी में। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये जो कुछ हमारे आर्मी चीफ कर रहे हैं, जो कुछ हमारे वजीर आजम ताकत कर रहे हैं, ये इसको एक तसलसल के साथ देखने की जरूरत है। ये तसलसल क्या है? ये तसलसल दरअसल जब आपने उस गिरफ्त से निकाला कौम को, जिसके वो गिरफ्त आपको इकोनॉमिक डिसेबिलिटी की तरफ लेके जा रही थी, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की राह हमवार कर रही थी। जब आपने उससे निकाला, दरअसल पूरी रियासत ऑन बोर्ड थी और रियासत ने पहली बार कसम खाई कि अब हम रियासत को और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएंगे। अब आप ये देखें कि पिछले दिनों एक निजकारी का केस था, एक हाई कोर्ट में गया और वहां जाके उन्होंने कहा कि इसको मत किया जाए। तो उस मौके पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये मईशत का सब्जेक्ट है, इसको मुतल्लिका फोरम पर संभाला जाए। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चीजें बाई दी बुक हो रही हैं और पूरी रियासत ये वन पेज पहली बार बना है। और ये वन पेज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन पे और इस आइन पे लाने के लिए हमारे वजीर आजम भी काम कर रहे हैं, आर्मी चीफ भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस भी काम। फारूक साहब, मैं क्विकली एक सवाल करूंगा, फिर चूंकि ज़ाहिर स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, उनकी तरफ भी जाएंगे। जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने जब ये दौरा अनाउंस हुआ, फिर उसके बाद जब वो बाहर गए, अमेरिका गए,
اور इस दौरे पर जब उन्होंने शुरुआत की तो हमने देखा तभी जो अमेरिकन स्टेटमेंट थी वो आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा जी जो फ्रेंड जो एलाई का वर्ड था यानी पाकिस्तान का जो एलाई स्टेटस था वो भी बहाल किया जाता है। उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि जो आर्मी चीफ साहब ने फौरन अनाउंस किया और आज ये स्टेटमेंट भी आती है कि जी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान। ये इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं, बैरूनी इल्जाम भी हैं, कुछ अंदरूनी इल्जाम भी हैं कि जी पाकिस्तान किसी और ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है या कोई नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं। तो ये भी आज तासुर उन्होंने जाहिर कर दिया। ये कितनी अहम समझते हैं इस दौरे हाजिर में स्टेटमेंट की अहमियत क्या है? आप ये देखें 2014-15 के बाद 2018 में जब एक हुकूमत बनी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आप एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आ रहे हैं। राइट। वो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना है। ठीक है। इसका मतलब क्या था कि वो हुकूमत अगर चाइना की मुखालफत कर रही थी तो वो क्या कर रही थी? वो किसी और ब्लॉक का हिस्सा थी ना जो पाकिस्तान के मफादात के मुनाफी था। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की पॉलिसी थी गैर जानिबदारी। अब इसको वो जो सारे मुज़र अफराद थे इसको समेटने के बाद पाकिस्तान की रियासत ये अनाउंस कर रही है कि हम न इस ब्लॉक में हैं न इस ब्लॉक में हैं, हम दुनिया के साथ हैं और अपने मफादात के मुताबिक हम फैसला करेंगे, न किसी की दुश्मनी में न किसी की हिमायत में। हम अपनी हिमायत में अपने मफाद में फैसले करेंगे। हम दाएं बाजू से भी हम बाएं बाजू से भी इस ब्लॉक से भी और उस ब्लॉक से भी हम रिश्ता रखेंगे, गैर जानिबदाराना पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट वेल टेकन सर। बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे। कमिंग बैक टू द स्टूडियो, मैं डॉक्टर साहब अगर आपकी तरफ आऊँ यही पॉइंट लेकर, क्योंकि आर्मी चीफ साहब का जब दौरा अमेरिका अनाउंस किया गया तो उस वक्त भी हमने देखा कि बहुत सी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी एक सिचुएशन की एक फिजा कायम हुई कि जिसमें ये कहा गया कि ये दौरा अमेरिका बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है, बहुत अहम फैसले वहाँ से आ सकते हैं। हमने देखा कि जाते ही वो जो एलाई का स्टेटस था वो बहाल हो जाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से वेलकम किया जाता है और फिर उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं हमने देखा कि उसकी हमें अभी एक रोशनी हमें दिखाई दी है कि कुछ बेहतरी के एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इस दौरे को किस तरह देखते हैं, फिर हम मजीद भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नॉन एलाई का जो नॉन नेटो एलाई का जो स्टेटस है पाकिस्तान का, नॉन नेटो एलाई वो जिस तरह यूज करते हैं, वो पाकिस्तान हमेशा से एक एलाई रहा है इसका। लेकिन ये वर्ड जो है अमेरिकन यूज करते हैं कि आप नॉन नेटो एलाई हैं हमारे। पाकिस्तान का गवर्नमेंट कोई भी एक मौक़िफ़ रहा है कि हम एक गैर जानिबदार मुल्क हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। बहरहाल वो एक तासुर ज़ाहिर हुआ कि अगर ये समझा जा रहा था कि चाइना और रशिया कोई ब्लॉक बना रहा है तो वो ब्लॉक हम पॉलिटिकल ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। उनसे भी हमारे ताल्लुकात हैं। इकोनॉमिक सीपैक है, दूसरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें चाइना, इंडिया, बल्कि वो एशिया के क्रूशियल है। तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं जो लिंक हो रही हैं। वो ठीक है, वो इकोनॉमिक ब्रिक्स की बात है, वो एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल ना किया जाए उसको। और दूसरा SIFC की जहां बात कर रहे थे, यूएस बहरहाल SIFC का नहीं, SIFC में तो जो कंट्री स्पेसिफिक है वो मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज है। उस पर जो हम बात पहले कर रहे थे उसी तरफ मैं अगर आऊँ, उसमें देखिए मैंने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज की क्योंकि आपको इमीडिएटली जरूरत है ताकि आपको बार बार जो है लोन के लिए ना जाना पड़े। राइट। तो उसके लिए ये बेहतरीन एक ऑप्शन था। लेकिन इसमें आने वाले वक्त में एक चीज जरूर हमें कंसिडरेशन में लेनी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्शन आता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट इतने बड़े फैसले क्यों कर रही है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग नुक्ता है। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज, मैं हूं उमैर अनवर। और जो बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हुए अगर बात करें तो SIFC का क़याम खासतौर पर बहुत क्रूशल इस पूरी सिचुएशन में रहा, क्योंकि ज़ाहिर है जिसमें जो इंडिकेटर्स हैं यकीनन अब वो इस तरफ जा रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने गल्फ स्टेट्स के साथ मुआहदे किए और फिर उसके बाद
अमेरिका का आर्मी चीफ साहब का दौरा और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुसलसल बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स हैं यकीनन बहुत अहमियत की हामिल हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ फरमा रहे थे, हम उसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखिए SIFC का भी रिलीज से हुआ, लेकिन उसमें हम 2-3 और चीजें जो है उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो GCC कंट्रीज हैं जी, उनसे हम FTA नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि FTA कंट्री टू कंट्री होता है ना। जी जी बिल्कुल। हम सऊदी अरब से भी करना चाहें, लेकिन सऊदी अरब GCC का हिस्सा है, राइट। तो सऊदी अरब ने भी कोशिश की और वो जो GCC के पूरी तमाम कंट्रीज से वो FTA हो गया। बिल्कुल, एक तो हो ही नहीं सकता था ना टेक्निकली वो। जी। तो GCC की जितनी 10 मेंबर कंट्रीज हैं उनसे सबसे हमारा FTA हो और हम उसके करीब भी पहुंच चुके हैं काफी हद तक। FTA कर लिया, सहमत है FTA। नहीं, GCC की बात कर रहा हूँ मैं, GCC की जो स्टेटस है उसके भी बहुत करीब पहुंच चुका है। जब हम FTA एक कंट्री से कर ही नहीं सकते थे ना, कर लिया ना उससे, राइट, तो कर लिया तो इसका मतलब है हम उसमें इंटर हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और दूसरी इसमें चीज ये है कि आप ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि FATF जो था वहां से आपको क्लियरेंस मिल गई। जी बिल्कुल, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बड़ा उसको मतलब है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। IMF भी उसको कंसिडर करता है, वर्ल्ड बैंक भी उसको कंसिडर करता है। बिल्कुल ऐसी है। एक बहुत बड़े से आपके पास क्वेश्चन मार्क आ रहा था जी, और आई वाज होपफुल कि ये हो जाएगा। अब वो हो गया कि GSP प्लस का जो स्टैंडर्ड था वो आपका दोबारा एक्सटेंड हो गया। राइट, वो आपका 13% आपको एडवांटेज मिलेगा यूरोपियन मार्केट। जी जी जी, वो पहले मिल रहा था, ये था कि वो खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो एक्सटेंड हो गया है। इसमें हमें जो चीज़ अब करने के लिए जो जरूरी होगी SIFC को, क्योंकि हम जब फोकस कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जी, इसमें देखें एक बहुत जरूरी और कंसिडरेबल चीज़ ये है कि जो लोकल आपके इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उनको भी वही फैसिलिटेशन होनी चाहिए। उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना इंडस्ट्री की, जी, उसकी तरफ हमें आनी चाहिए। और ये कहना कि ये कह के रोका नहीं जा सकता कि कैसे अगर गवर्नमेंट ना करे। जी, देखें इकोनॉमिक के स्टेक होल्डर सब हैं, बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज भी, केयर टेकर भी, नो डाउट, आर्म फोर्सेज भी, जुडिशरी भी, एवरी वन इज। और हुकूमत को तो ये स्टांस लेना ही है। जी जी। तो उसमें जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो इग्नोर हो रही है वो एक अभी भी इंडिकेशन है, खासतौर पे मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा वो 3% पर लोन लेकर आएगा। जी जी, सही। जो मेरा लोकल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक है, वो 22% पे लेगा ना, वो बल्कि उससे ज्यादा पे होगा। 22% तो पॉलिसी रेट है ना। तो डोमेस्टिक को हमें प्रमोट करना होगा। एक बहुत बड़ा चीज जो जिस तरफ उन्होंने इशारा किया अभी आदिल साहब ने जी, कि जो आप बबल कह रहे थे ना, बेसिकली उसको मैं बबल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। राइट, बबल में ये होता है कि कोई एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको जी, क्वांटिटेटिव टर्म में बड़ा नजर आ रहा हो, जैसे स्टॉक मार्केट बूम कर रही हो, जी, बिल्कुल, हम उसको कहते हैं बबल। वहां तो इंडिकेटर नजर भी नहीं आ रहे थे ना। अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको नजर ही नहीं आ रहा डेवलप होता हुआ, तो वो बबल भी नहीं है। ठीक है। उन्होंने दो चीजें की जिन पर जो ऑब्जेक्शनेबल थी। एक तो ये कह के कभी भी आप शॉर्ट टर्म को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस चीज के, इस स्टेप के इफेक्ट जो हैं वो बाद में आएंगे, लॉन्ग टर्म में आएंगे। बिल्कुल। जो आप मुझे बताएं, वो जनरेशन जो ग्रेजुएट हो रही है, जिनको जॉब मार्केट में आना है, जी, जिनको अपना कैरियर का आगाज करना है, जिनको अपनी फैमिलीज बनानी है, जी, उनको आप कहें कि हम इम्पैक्ट ले रहे हैं, आपको बुरा वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा 5 साल बाद। ऐसे है जी। तो 5 साल का मतलब यह है कि उनका तो कैरियर नहीं, उनका लाइफ खत्म हो बिल्कुल, वो टेन्योर ही चला गया पूरा। तो ये नहीं कह सकते। दूसरा एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो फॉरेन जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, जो नेबर कंट्री इंडिया में भी ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी। जी जी, जो एक समझ रहे थे ना कि जो अब्रॉड पाकिस्तानी हैं उनकी उस PTI को सपोर्ट बहुत है, राइट, लेकिन वो FDI नहीं आ सकी। सही। तो हमें उनको भी अटैक करना होगा और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को जरूर हमें। राइट डॉक्टर साहब, पॉइंट वेल टेकन। मैं MA जब्बार साहब आपकी तरफ आऊंगा। तो नवंबर में मुल्की करंट अकाउंट $90 लाख सरप्लस रहा, ये ऐसा कहना है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। यकीनन इसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि जो हुकूमतें थी, या माजी में जो एक हुकूमत रही 2018 में, उसने भी बहुत अलाप लगाए कि हमने जी सरप्लस में चले गए हैं। लेकिन चूंकि वहाँ अगर बात की जाए, कोविड खास तौर पर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद था कि जिसने उस टाइम की गवर्नमेंट को, और ये भी एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, या झूठा नैरेटिव जो कि बर्स्ट हुआ जैसे ही हुकूमत ने टेक ओवर किया, मुल्की खजाने भी खाली थे और एक अजीब तरह की सिचुएशन थी। अब इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इन फिगर्स की आप बात कर रहे हैं, ये फिगर्स जो हैं वो एक उस वेरिएशन के हवाले से पैदा हो सकती हैं जब आपके एक इनवर्ड रिक्वायरमेंट जो बाहर से आती हैं और आपके आउटवर्ड वो रिक्वायरमेंट जो बाहर की तरफ जाती हैं, उनमें जिस तरीके से एक यानी एक फर्क पैदा होता है, ये उसको रिफ्लेक्ट करती हैं।
मगर मेरे अपने ख्याल में कि सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करें। अभी डॉक्टर साहब ने इससे बात की, आपने भी बातें की जी कि इस वक्त हमें एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है, हमें इस कोमा में पड़े हुए मरीज को बाहर निकालना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है। अब जहाँ तक एक शॉर्ट टर्म के हवाले से डॉक्टर साहब ने आपको कोई डेफिनेशन बताई, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि आप किसी एक क्वार्टर की जब फिगर्स लाते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस पैदा करती हैं अगर वो फिगर्स अच्छी होती हैं, मगर उस एक्सपेक्टेशंस के पीछे किस अंदाज से क्या एक्शंस लेने, क्या काम करना है, वो भी साथ साथ प्रोजेक्ट होती हैं। ठीक है। तो इस वक्त एक छोटे से दौरानिए में हम देखते हैं कि एक महदूदियत है किस चीज़ की कि आप वो एक मीडियम टर्म साइड पे मूव नहीं कर सकते हैं जी, मगर आप जो है एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ ऐसे मेजर्स लेने ज़रूरी होते हैं जो इस मुल्क के उस मुफादे आमा के साथ जुड़े होते हैं जी, जिसको हम कहते हैं कि कम्पिटिटिव इंडेक्स, लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट और लोगों के लिए कम तरीन जी, जिसको कहना चाहिए कि वो प्रेशर जो इन्फ्लेशन की वजह से पैदा होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है जो मेरे अपने ख्याल में कि चाहे इंटरिम्स हों जी, या चाहे एक तूलानी यानी 4 साल 5 साल वाली जो हुकूमतें वो हों, मगर जो सबसे बड़ी खराबी ये है जो मैं देख रहा हूँ जी, कि इस शॉर्ट टर्म में जैसे वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर साहब ने भी बताया, अगर उन्होंने कोई फ्रेज इस्तेमाल की है रीस्ट्रक्चरिंग की, जी, जी, अब वो रीस्ट्रक्चरिंग जो है जब भी पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में देखा गया है वो जैसे आ जाता है तो ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये बॉक्स में बंद हो जाती है। फिर रीस्ट्रक्चरिंग होती है उन लोगों के तकाजाओं के ऊपर, जी, उन लोगों के ख्वाहिशात के ऊपर जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। डॉक्टर साहब ने उसको वाज़ेह भी किया कि मैं बिजनेस डिसीजन अपने हक में करूं क्योंकि मेरे पास अब अथॉरिटी है। दिस इज कॉल्ड दी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में हम तो 25 सालों से देख रहे हैं कि सियासतदानों के ऊपर एंटी ग्राफ्ट के कितने मुकदमे बनते हैं, एंटी ग्राफ्ट के मुकदमे बनते हैं, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं बनाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ठीक काम नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशन दुरुस्त नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है कि एक मिस यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज है। आपने प्रोसिक्यूटर को पैसे दे दिए, इन्वेस्टिगेटर्स को दे दिए, नैब आपने बना ली, एंटी करप्शन एजेंसीज बना ली, उस सब का असल में रिजल्ट क्या होता है? वही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़े खड़े एक एक दिन में सबको रिलीफ देती जाती है या कोई भी हाई कोर्ट। तो ये सिस्टम जो है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ कि खतरा ये है, इवन अभी भी मैं आपके टीवी में बैठा हूँ, आई मस्ट बी बोल्ड इनफ, आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि एंटरिम में भी इस वक्त देखा जाए कि क्या ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने पर्सनल जाती मुफादात हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने एक कॉग्निजेंस ली आज चीमा के लिए, कहा इसको निकाल दो। क्यों? कि वो पिछले हुकूमतों का एक हिस्सा था। और भी कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर वाकई हम कहते हैं कि मल्टीलैटरल्स या डोनर्स हमारे लिए वो सिस्टम लाने की कोशिश करें, बल्कि मैं तो कहूँगा दे मस्ट इम्पोज कंडीशंस ऑन अस, दोज कंडीशन शुड बी मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी। रिफॉर्म्स क्या होते हैं? रिफॉर्म्स जो है वो 4 दिनों का एक खेल नहीं होता है। रिफॉर्म्स इज ए सस्टेनेबल बेसिस पे जब चलते हैं तो रिफॉर्म्स होते हैं। इस वक्त आपके IMF के इतने सारे प्रोग्रामों के बाद भी आज भी हम नहीं देखते हैं कोई रिफॉर्म कहीं पे वेबसाइट पे टेबुलेटेड हो KPIs के साथ, टाइम फ्रेमवर्क के साथ। थोड़ा सा डिसीजन हार्ड है, मगर एक उम्मीद मुझे ये नजर आती है कि SIFC का जो कयाम है उसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुझे ये बताएं कि काफी चीजें जो अभी तक हो चुकी हैं, एंटी स्मगलिंग, होल्डिंग्स, ये चीनी की जो कीमतें, हर चीजों में इतना एक मिस गवर्नेंस थी। उस मेजर कुछ एलिमेंट सब नहीं हुए, वो किसकी वजह से हुए? इस SIFC की वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि SIFC में वो कौन सा जादू भरा हुआ है? SIFC में जादू नहीं भरा हुआ है। SIFC में एक रिडंडेंट, इनएफिशिएंट सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक डिसिप्लिन फोर्स आ गई है। दैट इज कॉल्ड द मिलिट्री एंड सिविल पार्टनरशिप। मिलिट्री, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, पाकिस्तान में अगर कोई भी डिसिप्लिन फोर्स है तो दैट इज ओनली पाकिस्तान आर्मी, दैट इज ओनली मिलिट्री। बेशक हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, दे हैव बिकम प्राइवेट सर्वेंट्स ऑफ पॉलिटिशियंस, दे आर नो बेटर देन
एनीबडी, हर एक को कोई MPA चाहिए, हर एक को MLA चाहिए, हर एक को मिनिस्टर चाहिए कि उसकी पोस्टिंग्स कराए, मगर अच्छी पोस्टिंग और बैड पोस्टिंग का तस्वीर सिर्फ पाकिस्तान में है और कहीं पे भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट जी, बिल्कुल। एम.ए. जब्बार साहब, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँ, चूंकि वक्त का हमारे पास कम है, एंडिंग नोट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर निगरान हुकूमत की काविशों की बात की जाए तो हमने माजी में भी ये देखा है कि ऐसी अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं या फिर और भी दीगर कोई ऐसा रिलीफ मिलने की कैफियत पैदा होती है अंडर द शेडो ऑफ IMF, ये बहुत मुश्किल हो जाता है हुकूमत वक्त के लिए कि ये रिलीफ अवाम तक पहुंचाए। लेकिन मुसलसल हमने देखा कि लगभग 62 रुपए की एक मजमूई तौर पर जो रिलीफ अवाम को दिया गया, यकीनन इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि जहां डॉलर नीचे आ रहा है वहां ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो तो पहुंचा है, रिलीफ ट्रांसफर किया गया है। रिलीफ 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं कि रिलीफ ट्रांसफर किया गया, और वो जो एक ड्रास्टिक वो था ना, खतरा था, एप्रीहेंशन था कि क्योंकि अब केयरटेकर सेटअप आएगा तो वो बेरहमी से इस तरह हाथ होंगी, तो वो आता ना, क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट को इलेक्शन तो नहीं लड़ने ना, तो वो उस तरह का बहरहाल सूरत हाल क्रिएट नहीं हुई। और आई एब्सोल्युटली एग्रीड विद जब्बार साहब कि हमें एक चीज को इंश्योर करना होगा, जो बॉटम लाइन है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, पॉलिसी या डिसीजन उनकी बेसिस पे नहीं होने चाहिए। कभी भी जो प्लानिंग कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसको हमें इंश्योर करना होगा कि उसकी बेस पर कोई प्लानिंग या पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और केयरटेकर सेटअप पे बहरहाल एक होप होती है क्योंकि उनको, और इस दफा ज्यादा थी मेरे ख्याल से, ज्यादा। दूसरा ये कि वो नहीं, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं करेंगे, किसी को इनकरेज करने के लिए, किसी को बेनिफिट देने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल ये डिसीजंस का, जैसे अभी आपने रेफर भी किया, इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके अपने पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस हो सकता है। बिल्कुल ठीक, तो उससे हमें बहरहाल निकलना होगा। राइट डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं क्योंकि आपके भी दिमाग कहना चाहूंगा जब्बार साहब, अगर अब बात करें, चूंकि जाहिर है ऑन अ पॉजिटिव नोट अगर हम बढ़ रहे हैं जनरल इलेक्शन की तरफ, तो एक बहुत अच्छी फिजा कायम होती जा रही है जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्कस भी किया जा रहा है और परस्यू भी किया जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हमारी